नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया शारीर के अंतर्गत जो चौथी धातु है अर्थात मेदो धातु के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मेदो धातु। तो मेदो धातु के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मेदो धातु की उत्पत्ति किस तरह से होती है, उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है, उसका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, मेदो धातु का संपूर्ण शरीर में है या पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेस है जहाँ पर पर्टिकुलर मेदो धातु डिपोजिट होती है, तो इसलिए स्थान या लोकेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, अर्थात उसके गुण और कर्म के बारे में। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन मतलब गुण और कर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेदो धातु का प्रमाण कितना होता है। देन बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेदो स्रोतस के बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे मेदो धातु का निर्माण किस तरह से होता है, और उसके बाद बात करेंगे मेद सार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर मेद धातु की अगर क्षय हो जाए या मेद धातु की वृद्धि हो जाए तो उसके क्या शरीर पे लक्षण आते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ इन हेडिंगों के अंतर्गत इसको पूरे जो क्रिया शारीर का ये मेद धातु है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देख रहे होंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति देख रहे होंगे मेद धातु की उत्पत्ति किससे हुई है या कैसे हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति के विषय में क्या बोला गया है, अमर कोशकार। तो एक अमर कोश जैसे आप लोग देखते हैं ना, डिक्शनरी होती है डिक्शनरी, उसी तरह से संस्कृत डिक्शनरी में संस्कृत शब्दकोश में एक राइटर है अमरकोश, एक पुस्तक है अमरकोश, उसके लेखक हैं अमरकोश ही लेखक है, अमरकोश पुस्तक का नाम भी है। उसमें क्या दिया गया है उसकी उत्पत्ति के बारे में मेद धातु के कि मेध्यति स्नेहयति इति मेद, इसको याद कर लीजिएगा, मेध्यति स्नेहयति इति मेद। कहीं ना कहीं मेद धातु का जो उत्पत्ति हुई कहीं ना कहीं स्नेहन के अर्थ में हुआ है, स्नेहन के अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्नेह अर्थक त्रिमिदा स्नेहन धातु से। स्नेह अर्थक, स्नेह के अर्थ में एक श्लोक पहले दे दिया, उसके बाद दिया स्नेह अर्थक अर्थात स्नेह के अर्थ में त्रिमिदा स्नेहन धातु से। तो कौन सी धातु है, त्रिमिदा स्नेहन धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है। तो इतना आपको उत्पत्ति में लिखना है, बताना है। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट आता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है या स्थान कहाँ है। आप सिलेबस में देखेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है, लोकेशन के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में बात करते हैं। तो स्थान क्या है, सामान्यतः देखा जाता है कि मेद तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, फैला हुआ है, तो सामान्य रूप से सर्व शरीर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम विशेष रूप से बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक का बॉडी में विशेष स्थान होता है, तो विशेष रूप से बात करते हैं। तो सुश्रुत ने सारी स्थान के चौथे चैप्टर में एक इसके श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। क्या बताया, तृतीया मेदोधरा कला। जब उन्होंने कला की बात किया है, कला का वर्णन करते समय उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मेद के बारे में बताया है। तृतीया मेदोधरा नाम, जो तीसरी कला होती है मेदोधरा नाम कला होती है। मेदो ही, अब बात करते हैं मेदो को धारण करती कला, इसका मतलब जो तीसरी कला है मेदोधरा है, अर्थात मेदो को धारण करने वाली कला है। तो मेद क्या है, मेदो ही सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, तो बोल रहा है कि मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्थ, अर्थात उदर का मतलब एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन, उदर का मतलब एब्डोमेन की बात कर रहा है। तो मेद जो होता है सभी प्राणियों के एब्डोमेन, उदर मतलब एब्डोमेन, और अणु अस्थिसु छोटी अस्थियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेद का जो लोकेशन बताया गया है कि सभी प्राणियों के उदर अर्थात एब्डोमिनल रीजन में, और साथ ही साथ अणु अस्थिसु अर्थात छोटी अस्थियों में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे महत्सु अर्थात छोटी अस्थियों में तो मेद हो गया, महत्सु मतलब बड़ी अस्थियों में मज्जा भवती, तो बड़ी अस्थियों में क्या है, मज्जा है, जबकि छोटी अस्थियों में क्या है, मेद है। तो यहाँ पर ये समझना है कि कौन सी छोटी अस्थि हो गई, कौन सी अणु अस्थि हो गई, मतलब छोटी अस्थि होगी, कौन सी बड़ी अस्थि होगी। अगर हम बड़ी अस्थि की बात करें तो हम लोग का अगर अपर लिम्ब से स्टार्ट करते तो देख रहे होंगे ये ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियस अल्ना हो गया। उसी तरह से हम लोग देखें तो लोअर लिम्ब में देख रहेंगे तो फीमर है, मतलब पैर की जो अस्थि होती है फीमर होती है, उसके जस्ट नीचे होती है घुटने के नीचे टिबिया फिबुला होती है, तो ये लॉन्ग बोन में काउंट होती है, मतलब बड़ी अस्थि में काउंट हो गई। लेकिन छोटी छोटी अस्थियों की बात करें देखेंगे कि जो अंगुलियों की अस्थियां होती है या वर्टिब्री होती है, इस तरह से बॉडी में वो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। छोटी अस्थियों में मेद पाया जाता है जबकि बड़ी अस्थियों में मज्जा पाया जाता है। इसको बोन मैरो बोलते हैं। मज्जा का मतलब क्या होता है, बोन मैरो, मज्जा का मतलब बोन मैरो, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो।
एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है, अलग अलग पाया जाता है। तो समझ में आ गया, मज्जा का मतलब बोन मैरो होता है। बड़ी अस्थियों में बोन मैरो पाए जाते हैं, बोन मैरो कैविटी पाई जाती है, जबकि छोटी अस्थि और उदर प्रदेश एब्डोमिनल रीजन में मेद पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे शुश्रूषारीर ने चौथे अध्याय में ही अगला श्लोक देखेंगे, 11वां के बाद 12वां श्लोक में क्या बोला है कि स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा, स्थूल अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे महत्सुत मज्जा नाम, बड़ी स्थूल मतलब बड़ी अस्थियों में मज्जा तो बताया गया है। उनका स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा, बड़ी अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा रहती है। तो अभ्यंतर आसक्त मतलब बड़ी अस्थियों के अंदर विशेष रूप से मज्जा रहती है। यही बात दोबारा जोर देके कह रहे हैं। और उसका देखेंगे अथ इतरेसु, और इसके इतर अर्थात बड़ी अस्थियों के अलावा जो अन्य अस्थियां छोटी अस्थियां हैं, अथ इतरेसु सर्वेसु सभी अस्थियों में सरक्त मेद उच्यते, उसमें सरक्त मेद पाया जाता है। तो मेद न करके सरक्त मेद कह दिया। तो ये चीज उसके बाद उन्होंने बताया है कि शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सा वसा परिवर्तिता। यहाँ पर एक टर्म आ गया, वसा क्या है, मेद क्या है और मज्जा क्या है। तो वे मसा वसा मेद मज्जा। तो वसा क्या है, शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसको वसा कहते हैं। तो यहाँ पर चीज है शुद्ध मांस के स्नेह को वसा करते हैं, कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट में कि वसा मेद मज्जा में डिफरेंशिएट करिए, अर्थात उनमें अंतर विभक्त करिए, अंतर बताइए वसा मेद मज्जा क्या है। तो आपका ये पॉइंट 3 हो जाएगा कि बड़ी अस्थियों और उदर प्रदेश में मज्जा पाया जाता है, छोटी अस्थियों में मेद पाया जाता है, और शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसको हम लोग वसा कहते हैं। उसको देखेंगे चक्रपाणी ने अपना मत दिया है, क्या दिया है कि वपा वहनम मेद स्थानम तैलवर्तिका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर वपा वहन बोला गया, वपा वहनम, वपा वहनम मेद स्थानम, जो मेद का स्थान है शरीर में, विशेष स्थान कहाँ पर है, मेद का जो विशेष स्थान है वपा वहन है। वपा वहन को हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, ओमेंटम से। ओमेंटम कितने प्रकार का होता है, ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम होता है। ओमेंटम एक्चुअली में है क्या, जो जब हम लोग मॉडर्न पढ़ते हैं तो पेरिटोनियम का एक तरह से मॉडिफाइड पार्ट होता है। जो पेरिटोनियम होती है एब्डोमिनल रीजन में, उसका मॉडिफाइड पार्ट ओमेंटम होता है। ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अलोंग ग्रेटर ओमेंटम होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अलोंग लेसर ओमेंटम होता है। तो जो मेद का विशेष स्थान है वपा वहन है, इसको तैल वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका मतलब होता है पोटली, पॉकेट, तैल की पॉकेट होती है। वपा वहन मतलब तैल का पॉकेट। अगर उसको निचोड़ देखो अच्छे से तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा तैल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा, फैट निकल जाएगा। तो यही बोल रहा है कि वपा वहन जो है मेद का विशेष स्थान होता है, जिसको हम लोग तैल वर्तिका बोलते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में तैल वर्तिका के नाम से पूछा जाता है, और ओमेंटम या वपा वहन तो डायरेक्ट पूछा जाता है। कमेंट में शॉर्ट नोट में ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों शॉर्ट नोट हो गए, वपा वहन और तैल वर्तिका बताना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है विशेष स्थान के रूप में, तो निष्कर्ष क्या निकाला हम लोगों ने कि उदर और छोटी अस्थियों में क्या पाया जाता है, मेद या सरक्त मेद पाया जाता है। उदर या छोटी अस्थियों में क्या पाया जाता है, मेद या सरक्त मेद पाया जाता है। बड़ी अस्थियों में क्या पाया जाता है, मज्जा पाया जाता है बच्चों। उसको देखेंगे शुद्ध मांस का स्नेह को हम लोग क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। तो ये अगर जब आपको मेद मज्जा वसा पूछे डिफिनेशन, तो यही लाइन आपको लिखनी है, ये तीनों लाइन आपको लिखनी होती है। उसको देखेंगे ये मॉडर्न में, ये तो हम लोगों ने आगे बता दिया, मॉडर्न में भी इसका कोरिलेशन क्या है। तो इसको देखेंगे मॉडर्न में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वो जो मेद है उसको हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू में ही जो फैट सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू क्या कहते हैं, फैट सेल्स बोलते हैं। तो मॉडर्न में हम लोग जो मेद को क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं या फैट सेल्स बोलते हैं। अब देखते हैं बॉडी में जनरली फैट मुख्यतः कहाँ पर डिपोजिट होता है। तो देखेंगे ओमेंटम देख ही रहे हैं। तो जो ओमेंटम क्या होता है कि जो पूरा पूरा आगे, ये किसी किसी का पेट देखते होंगे ना आप, किसी किसी का पेट देखेंगे तो खूब निकला रहता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर फैट इस वाले पार्ट में खूब ढेर सारा मेद या जो सो फैट डिपोजिट होता है। तो किस पे होता है, ओमेंटम पे ही होता है अटैच, ठीक है ना, उसी पे डिपोजिट होता है। तो ओमेंटम मॉडर्न में मुख्यतः जो फैट होता है कहाँ का बॉडी में डिपोजिट होता है, पहला पार्ट है ओमेंटम। दूसरा है पेरीनेफ्रिक फैट। पेरीनेफ्रिक, नेफ्रिक का मतलब होता है किडनी, नेफ्रिक का मतलब किडनी। तो किडनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको सॉफ्ट न लगे उसके चारों तरफ किडनी के क्या होता है,
एक कवरिंग होती है फैट की, दैट इज कॉल्ड पेरीनेफ्रिक फैट। पेरी मतलब चारों तरफ, नेफ्रिक मतलब किडनी, किडनी के चारों तरफ फैट होती है, दैट इज कॉल्ड पेरीनेफ्रिक फैट। ठीक है ना। उसको देखेंगे कि जो पेक्टोरल गर्डिल होता है और पेल्विक गर्डिल है, तो जो पेक्टोरल गर्डिल का मतलब ये रीजन, तो ये रीजन और जो बटक रीजन होता है, कटी प्रदेश होता है, तो ये कहे या ये वाला पार्ट जितना भी है, ये वाला रीजन दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल रीजन। और जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम लोग कटी बोलते हैं, कमर बोलते हैं, तो वो पूरा पूरा पेल्विक गर्डिल कहलाता है, तो वो भी कटी प्रदेश कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से फैट का डिपोजिशन या जो मेद का डिपोजिशन होता है। अब आइए बात करते हैं, हम लोग आगे के चरणों में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मेदो धातु। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मेदो धातु मतलब प्रॉपर्टी मतलब गुण धर्म क्या होता है और फंक्शन मतलब उसके कर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गुणों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेद का जो गुण होता है मुख्य रूप से स्निग्ध, गुरु, मृदु, स्थिर। तो मेद क्या होता है, स्निग्ध होता है, चिकनाहट होती है, गुरु होता ही होता है, मृदु होता है, स्थिर होता है। उसके कर्म की बात करते हैं तो ये स्नेह मेद सा श्रेष्ठ कर्म, मेद का श्रेष्ठ कर्म होता है स्नेहन कर्म होता है। मेद का श्रेष्ठ कर्म क्या है, स्नेहन कर्म होता है। उसके अलावा अस्थियों को पुष्ट करना, अस्थियों को भी पोस्टर देता है, उसको पुष्ट करता है, पुष्ट करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, जो पॉइंट है बात करेंगे मेद का प्रमाण। मेद का प्रमाण हम लोगों ने प्रमाण के प्रकरण में हर एक जो शरीर के जो प्रमाण वाले पार्ट में हम लोगों ने अंजलि प्रमाण के बारे में बात किया बच्चों। तो जरपुक पियामु वमीम मसवो, जो जिन लोगों ने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने कोड बताया था जरपुक पियामु वमीम मसवो, तो ये कोड बताया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर म शु वो, म मतलब होता है मेद हो जाएगा, शु मतलब शुक्र, एक अंजलि हो जाएगा। तो मेद का जो प्रमाण है 2 अंजलि बताया गया है बच्चों। तो ये 2 अंजलि आपके मेद का प्रमाण हो गया। तो याद रखिएगा इस प्रमाण से बढ़ेगा, जो क्षय वृद्धि हम लोग लास्ट में दिखाएंगे, कहीं ना कहीं इस प्रमाण से अगर बढ़ता है तो मेद की वृद्धि के लक्षण आएंगे और घटता है तो मेद क्षय के लक्षण आएंगे। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का टॉपिक सिलेबस में है फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्रोतस। तो मेद व स्रोतस क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या होता है उसमें देखेंगे। तो सुश्रुत ने क्या बोला है, मेदो वहे द्वे, मेद को वहन करने वाले 2 स्रोतस, मेद को वहन करने वाले जो स्रोतस होते हैं तयोर मूलम, उसके 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, मेद को वहन वाले स्रोतस जो होते हैं, मेदो व स्रोतस के 2 मूल होते हैं, 2 रूट होते हैं। उसके 2 मूल कटी और वृक्क प्रदेश है, कटी वृक्कोच। तो ये किस तरह से मेद का वहन करने वाले मेद व स्रोतस का जो मूल होता है, रूट होता है कटी और वृक्क। कटी का मतलब हम लोगों ने पहले भी बता चुके हैं कि मुख्य रूप से बॉडी में जो मेद या फैट सेल्स का डिपोजिशन कहाँ होता है, कटी। तो यहाँ देखेंगे जो पेल्विक गर्डिल वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड कटी। पेल्विक गर्डिल वाला जो रीजन है उसको हम लोगों ने कटी नाम से दिया था। तो ये जो मेद व स्रोतस का जो रूट है कटी प्रदेश, कहीं ना कहीं यहाँ पर ढेर सारा फैट का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसका रूट है, मूल है। उसको देखेंगे। उसको वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क मतलब क्या है, किडनी है, नेफ्रॉन्स है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कहा था कि पेरीनेफ्रिक फैट दैट इज कॉल्ड किडनी, पेरीनेफ्रिक फैट मतलब किडनी के चारों तरफ है। तो ये दोनों के अराउंड ज्यादा फैट सेल्स होते हैं, इसलिए इसको मूल में रखा गया है बच्चों। ध्यान समझ में आया ना, क्यों रखा गया, इसलिए यहाँ पर बोला भी गया हम लोगों ने। उसको देखेंगे, ये तो बात सुश्रुत ने कही थी। चरक क्या बोलते हैं, मेदो वहानाम स्रोतसाम, मेद को जो वहन करने वाले स्रोतस होते हैं उनके जो मूल होते हैं, एक तो वृक्क हो गया, वृक्क मतलब किडनी हो गया, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके चारों तरफ पेरीनेफ्रिक फैट होता है, ठीक है। और उसके साथ दूसरा है वपावहन, वपावहन का मतलब ओमेंटम, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं ओमेंटम। तो ओमेंटम के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। तो ये समझ में आएगा कि इसका फिजियोलॉजी किस तरह से कैसे क्या होता है। इसका डिटेल आप लोग को देखना स्रोतस का, तो आप लोग मूल में चले जाएंगे, चैनल के हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है कि जो स्रोतस मूल क्या है, मूल किसे कहते हैं, विभिन्न स्रोतों के मूल को कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक देखेंगे मेदो धातु का निर्माण कैसे होता है। मेदो धातु का निर्माण जैसा कि धातु के निर्माण क्रम में देखते हैं कि हम लोग देखते हैं मेद निर्माण अंश, मेद निर्माण अंश पर जब मेदो अग्नि की क्रिया होती है, मेद निर्माण अंश या मेद निर्माण तत्व पर जब मेदो अग्नि की क्रिया होती है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो स्थूल रूप में होता है वो मुख्य रूप से मेदो धातु का निर्माण होता है। दूसरा जो पार्ट बनता है, जो थोड़ा सा बनता है
मल के रूप में वो मेदो धातु का जो मल होता है वो स्वेद बनता है। और तीसरा है जो सूक्ष्म रूप में अस्थि निर्माण अंश का थोड़ा सा पार्ट बच जाता है, जिसकी वजह से अगली धातु अस्थि धातु का निर्माण होगा। जब उस पे अस्थि निर्माण अंश पर अस्थि अग्नि की क्रिया होगी तब। तो ये सामान्यतः एक छोटा सा निर्माण है, आपको इस ऐसे ही रट लेना है। अब उस पर देखेंगे हम लोग मेदसार पुरुष के लक्षण, क्योंकि हम लोग मेद धातु पढ़ रहे हैं। तो किसी व्यक्ति में अगर मेदस्वी व्यक्ति है, मेदस्वी का मतलब कि उसके शरीर में मेद बहुत अपने प्रमाण में है, मेद अपने प्रॉपर अमाउंट में है, प्रमाण में है, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे उस जो मेदसार व्यक्ति होता है, जो मेदसार व्यक्ति होता है, तो बोलेंगे वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुषेषु पुरुषेषु विशेषतः स्नेह विशेषतः स्नेहो मेदसारणाम। मतलब मेदसार जो व्यक्ति होता है जिसके शरीर में 2 अंजलि प्रमाण या जो प्रमाण बताया गया मेद का वो होता है, तो वो जो व्यक्ति होता है उसका जो विशेष रूप से जो होता है उसका जो वर्ड जो वाणी होती है, स्वर वर्ड मतलब जो एक कलर कम्प्लेक्शन होता है, वाणी होती है, नेत्र होता है, केश होता है, लोम होता है, नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुष, विशेष रूप से उसमें स्निग्धता पाई जाती है। स्नेह का मतलब स्निग्धता पाई जाती है। और इसी तरह से जो मेदसार व्यक्ति होता है उसमें ससारता, जो मेदसार से युक्त व्यक्ति जो होता है, वित्त अर्थात बहुत ही धनवान होता है, ऐश्वर्य होता है, और सुख उपभोग बहुत ही सुखी व्यक्ति होता है, प्राधान्य आर्जव सुकुमार प्रकृति का होता है, साथ ही साथ उपचारताम अर्थात उपचार से युक्त होता है। तो ये आपको मेदसार पुरुष के लक्षण दिखेंगे। अब उसको देखेंगे लास्ट में है अगर किसी व्यक्ति में मेद क्षय हो जाए और मेद वृद्धि हो जाए तो उसके लक्षण क्या होंगे। मेद क्षय होने का मतलब कि 2 अंजलि से कम हो जाएगा, मेद वृद्धि का मतलब 2 अंजलि से बढ़ जाएगा। तो मेद जब क्षय होगा, मेद की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं मेद क्षय होने का बहुत बड़ा कारण है कि जो जिसकी वजह से मेद बन रहा है, तो मांस धातु से मांस धातु के द्वारा मेद बनता है, रस रक्त मांस मेद, मांस के बाद मेद धातु का होता है, तो कहीं ना कहीं मांस धातु में कोई ना कोई कमी आती है। तो उसके देखेंगे संधियों में स्फुटन। तो मेद क्या होता है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स के चारों तरफ उसको एक तरह से बंधन करने का काम करते हैं। जब वहां से ज्वाइंट से मेद खत्म हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, तो वहां पर संधियां कमजोर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं संधि स्फुटन। उसके बाद नेत्र ग्लानि और उदर का पतला होना। तो देखते होंगे कि नेत्रों में ग्लानि हो जाएगा, व्यक्ति ऐसा लगेगा ना कि आंखें हमेशा थकी थकी सी है, उसका ऐसा महसूस ही होगा। साथ ही साथ उदर का पतला होना, तो उदर अर्थात एब्डोमेन में ओमेंटम में जब मेद का क्षय होगा तो वहां ओमेंडम से मेद का क्षय हो जाएगा, जिसकी वजह से उदर उसका पतला हो जाता है। तो आप देखते हो कि बहुत जिसको खाना पीना नहीं मिलता है या उपवास बहुत करता है तो उसका देखेंगे बहुत दुबला पतला, पेट बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, छोटे बच्चों का है बड़ों का, उदर का पतला होना। उसको देखेंगे प्लीहा वृद्धि। प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्प्लीनोमेगैली आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेद क्षय के लक्षण में। उसको देखेंगे मेदुर मांस प्रार्थना। जब व्यक्ति जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जब व्यक्ति में मेद की क्षय होगी तो वो मेद और मांस की इच्छा करता है खाने की, मेद और मांस के खाने की इच्छा उसकी होती है। जब शरीर में कोई कमी आती है ना, ऑटोमेटिक उसका टेस्ट, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, उसकी इच्छा होने लगती है। उसके बाद एक कृशांगता, जब शरीर में मेद की क्षय हो जाएगा तो शरीर के अंग जो है कृश हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। उसके बाद मांस क्षय के लक्षण, तो मांस क्षय के लक्षण भी पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर मेद की वृद्धि हो जाए, शरीर में 2 अंजलि से उसका प्रमाण बढ़ जाए तो क्या लक्षण आएंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे कि जहां अब शरीर में इसका काम क्या होता है स्निग्धता, तो स्निग्धता और बढ़ जाएगी। उदर पार्श्व में वृद्धि, तो उदर का मतलब कि जो ओमेंटम वाला पार्ट था और जो पार्श्व मतलब ये जो किडनी वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ पर फैट होता और बढ़ जाएगा, तो इसे बोला उदर और पार्श्व में वृद्धि, फैट की मेद की वृद्धि हो जाएगी। उसके साथ साथ देखेंगे स्फिक स्तन उदर में लंबन। लंबन का मतलब होता है लंबाई में बढ़ना, तो स्फिक मतलब होता है एक तरह से जो स्फिक अर्थात जो बैक होता है, और स्तन ब्रेस्ट होता है, और उदर मतलब ओमेंटम में एक तरह से वृद्धि हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। प्रमेह के पुरुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
कि डायबिटीज के जो पूर्व रूप होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। और स्थौल्य के उपद्रव और अधिक बहुत अधिक मोटे जो व्यक्ति होते हैं, जो उपद्रव शरीर में आते हैं, उसके उपद्रव उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मेदो धातु को एक लेक्चर में आपके सामने कंप्लीट किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें बच्चों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।